नमस्कार, महाकुंभ बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। महाकुंभ में आज भी कई वीवीआईपी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक और 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज कुंभ में डुबकी लगाई। सभी ने महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सरकार की तारीफ की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का रैला लगा हुआ है। रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आम श्रद्धालुओं के साथ साथ वीवीआईपी लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह और केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद में संगम तट पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सभी नेताओं ने महाकुंभ की व्यवस्था को देखकर योगी सरकार की जमकर तारीफ की। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने इस शानदार व्यवस्था के लिए योगी और मोदी सरकार का आभार जताया। व्यवस्था के बारे में सचमुच माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से व्यवस्था यहाँ बनाई है, उसके वो कहने के लिए कोई हमारे पास शब्द नहीं है। देश भर के सभी लोगों के सभी लोगों के तरफ से मैं फिर एक बार योगी जी का और मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा मेला उन्होंने यथास्थिति में सभी सुविधा सभी को दे के आज पूरा हो रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी अपने परिवार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ में महाकुंभ पहुंचे थे। उन्होंने त्रिवेणी में स्नान के बाद में संगम तट पर पूजा की। इस दौरान नायब सैनी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। लोगों से बातचीत के बाद में उन्होंने भी योगी सरकार की तरफ से किए गए इंतजाम को जमकर सराहा। सीएम नायब सैनी ने विपक्षी दलों को महाकुंभ के आयोजन से सीख लेने की बात कही। महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को जवाब भी दिया। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। अच्छी बड़ी व्यवस्थाएं और लाखों की संख्या में हर रोज महाकुंभ में एक हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी सनातन संस्कृति को जो इस महाकुंभ के अंदर आकर के लाखों लोग अपनी पवित्र आस्था की डुबकी संगम में लगा रहे हैं। और व्यवस्थाओं की दृष्टि से मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और सभी को बधाई देता हूं। मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में महाकुंभ में पहुंचे। पूरी कैबिनेट के साथ में सीएम बीरेन्द्र ने अरेल घाट पर त्रिवेणी में स्नान किया, संगम में नौका विहार किया और उसके बाद में देशवासियों की खुशहाली के लिए संगम तट पर विशेष पूजा अर्चना की। महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन के लिए योगी सरकार के प्रयासों का बखान किया। अपने स्टेट का प्रजा का शांति के लिए, अपने देश भारत का शांति के लिए, अपने सुख सबका सुख देने के लिए हम प्रार्थना करने आए हैं। हम आज सब अपने कैबिनेट टीम आके यहाँ पे स्नान करने के बाद हम लोग को सुख पीस मिला है। वी आर फीलिंग पीस इन आवर माइंड एंड वी होप that peace will prevail in the state of Manipur and the peace will prevail in India. महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान बीतने के बाद जहां अखाड़ों का प्रस्थान शुरू हो गया है, लेकिन श्रद्धालुओं के आने के सिलसिला अभी भी जारी है। रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग आ रहे हैं और संगम में स्नान कर अपनी खुशहाल जीवन की कामना कर रहे हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ में टीम न्यूज़ 18।
तीर्थ नगरी प्रयागराज के महाकुंभ मेले में दुनिया भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। महापर्व महाकुंभ के विहंगम दृश्य रोजाना देखने को मिल रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर स्नान कर रहे आ रहे श्रद्धालु योगी सरकार की व्यवस्थाओं के कायल हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ मेला में दुनिया भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। महाकुंभ में 24वें दिन 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच महा आस्था के महापर्व महाकुंभ के अद्भुत रंग हर दिन देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ का ये विहंगम दृश्य महाकुंभ के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था को दिखा रहा है। संगम किनारे का ये अद्भुत अलौकिक दृश्य अपने आप में महाकुंभ में सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं का एक बड़ा उदाहरण है कि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के तीर्थ नगरी प्रयागराज आ रहे हैं और संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर आयोजित महापर्व महाकुंभ पहले ही दिन से देश दुनिया के श्रद्धालुओं को अभिभूत कर रहा है। महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं के लिए श्रद्धालु पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ करने से थक नहीं रहे। श्रद्धालु संगम की रेती पर बसी अध्यात्म की दुनिया में सुरक्षा, स्वच्छता समेत अद्वितीय सुविधा देखकर सुखद अनुभव कर रहे हैं। संगम की धरती पर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम हो रहा है। अब तक 24 दिनों में करीब 39 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। बुधवार को भी करीब 67 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और आज 25वां दिन है। आप देख सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो यहाँ के रास्ते हैं आने और जाने वाले वो श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आज सुबह से भी लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लोगों के मन में कामना यही है कि सबका कल्याण हो। एक परिवार हमारे साथ है जो कि बंगलौर से आया, उन लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि किस तरह से आप लोगों ने स्नान किया, क्या कामना की और कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी आपने? So it was amazing, my Hindi is not so good, sorry, it was amazing. We could not expect we will make it. Finally we have made it by the God of grace. But it's a huge peace and tranquility in our mind. I found it. It's a mini India. अच्छा, ये मिनी इंडिया है, ये तो बात सही, लेकिन सीएम ने कैसी तैयारी की है योगी आदित्यनाथ? Everything is so, uniformized. We didn't find any kind of problem. The last night we stayed in tent and all. Everything is well arranged. Well arranged. We are very satisfied and happy. And आप बताइए कि कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? व्यवस्थाएं अच्छी है और कोई तकलीफ नहीं हुई है। अच्छे से हम आए और महास्नान किया। अच्छे से स्नान किया भगवान के लिए। मतलब क्या कामना कर रही हैं यहाँ पर आकर? दुनिया की पीस, शांति, वर्ल्ड पीस, शांति, विश्व शांति की कामना कर। मैम, आपने भी स्नान कर लिए हैं, टीका आपने लगाया है, किस तरह की कामना कर रहे हैं आप लोग? बस विश्व में शांति रहे, सब लोग प्रेम भाव से रहें, कोई दुश्मनी ना करे, अच्छे से रहे। बता दें कि महाकुंभ 2025 का शुभारंभ पौष पूर्णिमा के अवसर पर 13 जनवरी को हुआ था और ये 26 जनवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। महाकुंभ 2025 विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया है। सरकार के अनुसार महाकुंभ 2025 में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था का पवित्र स्नान करेंगे, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर नोएडा से। सेक्टर 128 के एक जंगली इलाके में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं और टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। फिलहाल आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। सेक्टर 128 में जंगल में आग लगी है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में भीषण आग लगी है। सेक्टर 128 में ये भीषण आग लगी है। आग बुझाने में जुटी हैं दमकल की गाड़ियां। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 128 के जंगल में ये आग लगी है।
नोएडा में ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा में सेक्टर 128 के जंगल में आग लगी है। मिल्कीपुर चुनाव के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने अखिलेश पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव में विपक्ष जीतता है तो कोई आलोचना नहीं होती, न ईवीएम खराब होता है, न चुनाव आयोग, न ही सरकार। जब उनकी हार दिख रही होती है तो वो आरोपों की लिस्ट तैयार रखते हैं। वो जीते तो सब कुछ अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, फिर कोई आलोचनात्मक बात नहीं सुनने को मिलती। हारते हैं तो फिर वो तमाम तरह के आरोपों की लिस्ट उनके पास पड़ी रहती है, फिर उन आरोपों की चर्चा। केंद्र की सरकार जो की आलोचना कांग्रेस करती है, जब वो कोई राज्य जीत लेते हैं तब तो न ईवीएम खराब है न सरकार खराब है, लेकिन जब वो हारते हैं तो इस तरह से कहने का एक रिवाज बन गया है। राष्ट्रपति भवन में आने वाले कुछ दिनों में ऐसा होने जा रहा है जो आज तक नहीं हुआ। यहां एक शादी समारोह होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की परमिशन के बाद यहां शादी की मेजबानी होगी। राष्ट्रपति भवन जितना ऐतिहासिक है उतनी ही खूबसूरत इसकी इमारत है। 300 से ज्यादा कमरों वाले राष्ट्रपति भवन में भारत की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति रहती है। विदेशों से आने वाले राष्ट्र अध्यक्षों का यहाँ ग्रैंड वेलकम होता है, लेकिन अब राष्ट्रपति भवन एक शादी की मेजबानी करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ शहनाई गूंजने वाली है, जो आज तक कभी न किसी ने देखा और न सुना है। समारोह कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ के मदर टेरेसा क्राउन कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। अगले हफ्ते 12 फरवरी को सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता और सीआरपीएफ के अधिकारी अवनीश कुमार 12 फरवरी 2025 को मदर टेरेसा क्राउन कॉम्प्लेक्स में शादी करने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दी है। शादी बेहद खास इसलिए है क्योंकि ये वैलेंटाइन वीक के दौरान हो रही है, यानी 12 फरवरी को यहाँ पर ये शादी होगी और जिन पूनम गुप्ता की शादी हो रही है वो पीएसओ के तौर पर यहाँ पर कार्यरत हैं और उनके काम को देखते हुए जिस तरीके के कोड ऑफ एथिक्स को वो अपनाती हैं, जिस तरीके का प्रोफेशनलिज्म बिहेवियर उनका है, उसको देखकर राष्ट्रपति बहुत ज्यादा प्रसन्न है। इसी को देखते हुए उन्होंने तोहफे के तौर पर उन्हें यहाँ पर शादी करने की परमिशन दी है। राष्ट्रपति भवन में शादी एक निजी समारोह में होगी। हालांकि प्रोटोकॉल की वजह से शादी में दूल्हा दुल्हन के करीबी लोग ही शामिल हो पाएंगे। ये बताया गया है कि जो शादी होगी इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको फॉलो करना होगा और बहुत ही कम गेस्ट को बुलाना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जाता है, क्योंकि कुछ तरीके के खास परमिशंस भी लिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कभी शादी नहीं हुई है। तो पहली बार ऐसा होने वाला है कि 12 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में शहनाई जो है वो गूंजेगी। दिल्ली से संजीव वर्मा के साथ फराह खान, न्यूज़ 18। नोएडा में 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को हिरासत में लिया है। काफी समय से दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी लगातार मिलती आ रही है। बुधवार की सुबह नोएडा में एक और खबर ने हड़कंप मचा दिया। यहाँ के 4 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। गहन जांच पड़ताल के बाद पुलिस आखिरकार इस मामले में धमकी देने वाले तक पहुंच गई। धमकी देने वाला कोई गैंगस्टर या अपराधी नहीं, बल्कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र निकला। स्कूल न जाना पड़े, इसके लिए छात्र के दिमाग में यह खतरनाक आइडिया आया। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। टीमें गठित की गई थी और सभी स्कूलों को सेंसिटाइज किया गया था, चेकिंग की गई थी, सीसीटीवी चेक किए गए थे। लेकिन 12 घंटे बाद साइबर
टीम ने इस पूरे प्रकरण का खुलासा कर दिया है। दरअसल में एक बच्चे को हिरासत में लिया है जिसकी उम्र 14 वर्ष है और वो इन्हीं 4 स्कूल में से एक निजी स्कूल में 9वीं का छात्र था। फिलहाल जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये तर्क दिया कि स्कूल जाने का मन नहीं था, लिहाजा जो ईमेल आईडीज हैं वो गूगल के माध्यम से निकाली गई, साथ ही जो कंटेंट है वो भी गूगल से ही कॉपी किया गया था। बुधवार को स्कूलों को यह धमकी भरा मेल मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई। पुलिस की टीम बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को लेकर मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। लेकिन जांच करने के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जिन स्कूलों को धमकी मिली थी उनमें स्टेप बाय स्टेप द हेरिटेज, ज्ञानश्री और मयूर स्कूल शामिल थे। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल दिसंबर के महीने में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को भी ऐसी ही धमकियां मिली थी जो पूरी तरह फर्जी निकली। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं, जो मेल आए थे स्कूलों को बम से उड़ाने की, उसका डोमेन रशिया है, लिहाजा अभी उसमें पत्राचार चल रहा है और आने वाले वक्त में उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। बहराइच से एक बेहद ही खौफनाक वीडियो सामने आया। यहां तेंदुए ने एक शख्स पर हमला कर दिया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। रिपोर्ट देखिए। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीरें बहराइच से आई हैं, जहां एक तेंदुआ हमलावर हो गया। तेंदुआ जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में आया और एक शख्स पर झपट्टा मार दिया। तेंदुए के हमले में वो बुरी तरह घायल हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा है। कईयों के हाथ में लाठियां भी हैं। जैसे ही तेंदुआ हमला करता है, सभी जोर से चिल्लाने लगे। तेंदुआ भी हड़बड़ी में हमला करने के बाद खेतों की तरफ भाग गया। अगर भीड़ नहीं होती तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। घटना कतरनिया घाट वन्य जीव क्षेत्र के कारीकोट गांव की है। तेंदुआ शिकार की तलाश में जंगल छोड़कर रिहायशी इलाके में पहुंचा। वो खेतों में छिपा हुआ था। ग्रामीण घायल शख्स को तुरंत अस्पताल लेकर गए। कहा जा रहा है कि तेंदुए ने 2 और लोगों पर हमला किया। खूंखार तेंदुए ने ऐसा आतंक मचाया है जिससे लोग दहशत में हैं। घरों से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। ग्रामीणों ने तेंदुए के हमले का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। गांव के ही किसी किसान ने पहले उसकी चहलकदमी देखी थी, जिसके बाद पूरे गांव में खबर फैल गई कि तेंदुआ इलाके में घूम रहा है। घायलों को आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली पहुंचाया गया। बाद में सभी को मोतीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर कर दिया। वन विभाग भी सूचना मिलने के बाद गांव पहुंचा। स्थानीय लोग तेंदुए को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं वन विभाग लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काफी दिनों के बाद पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरी है। बर्फबारी से किसान और पर्यटक दोनों खुश हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर मौसम की चाल फिर बदल गई है। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर की वादियों में सफेद चमक दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी से वादियां पूरी तरह सफेद हैं। घर की छतों पर बर्फ की परत चढ़ी हुई है। पेड़ भी बर्फ से लदे हैं। मौसम पूरी तरह से खुशगवार हो गया है। बर्फबारी की चाहत में यहाँ पहुँचे सैलानियों की मुराद भी पूरी हो गई है। काफी दिनों से बर्फबारी न होने से किसान और पर्यटक दोनों मायूस थे, क्योंकि इस बार की सर्दियों में अब तक कम बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए राहत लेकर आई है। पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। पर्यटन में काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए भी बहुत अच्छा हुआ है। रोजगार के लिए बर्फबारी होने के कारण हम बर्फ के लिए बहुत ही वेट कर रहे थे, पर बर्फ नहीं आ रही है। इस बार बर्फ जो आई 8 फुट मनाली में पहुंची है बर्फ, हमें बहुत खुशी हुई है। बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी ऊंचाई वाले इलाकों की ओर न जाने की सलाह दी है। अब किन्नौर की तस्वीरें देखिए, जहां आसमान से बर्फ की बारिश के बाद कुछ ऐसा मनमोहक नजारा है। प्रकृति की सुंदरता देखते ही बन रही है।
रोहतांग की अटल टनल में भी बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी से यातायात भी बाधित हो रहा है। अटल टनल के दोनों छोरों में बर्फबारी होने से सफर भी मुश्किल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक बार फिर हिमपात हो रहा है। गुलमर्ग में बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सैलानी बर्फबारी के मौसम का लुत्फ उठाने इस पर्यटन स्थल पर पहुंच चुके हैं। डोडा में भी बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे पहाड़ों और जंगलों में बर्फ बिछी हुई है। रास्तों पर बर्फ की परत है। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों पर भी ब्रेक लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।